क्या हालचाल है? गर्मी का छुट्टी मना लिए? नानी गांव से आ गए? कहीं नहीं गए थे? चलिए, तो आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा है ना? है आधुनिक भारतीय इतिहास में क्लास फ्री है क्या जी? क्लास फ्री चल रहा है अभी सारा बैच? इस बैच में फ्री है? सब बैच अभी ऑनलाइन फ्री चल रहा है। ऑनलाइन फ्री चल रहा है। बिट्टू सर बोल रहे हैं कल। पवन कुमार, 18 तारीख को मेरा शादी है, जाइए शादी कीजिए। क्या जी? 18 तारीख को लगन है। लगन जो है 3 दिन है, 10, 11, 12 संभवतः जुलाई में। 10, 11, 12 जहाँ तक हमको जानकारी है। जुलाई में सिर्फ 3 दिन लगन है, उसके बाद सीधे नवंबर में लगन है। ये झूठ बोलता है, ये नाम अपना बोलवाने के लिए बोलता है, समझे? हाँ, भेज दिया। मजाक कर रहे हैं हम। क्या लगते हैं आपके? मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। मजाकिया हम आपके लगते हैं क्या? चलिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में 3 चैप्टर आपका खत्म हो गया है। चौथा चैप्टर की अगर हम बात करें तो चौथा चैप्टर है ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। चौथा चैप्टर यही ना है? ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, ये हम लोगों का चैप्टर है। देखिए, अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया तो उस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने भारत में कर की वसूली के लिए, राजस्व की वसूली के लिए, रैयतबाड़ी प्रथा, महालबाड़ी प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त, इजारेदारी प्रथा, इन तमाम प्रथाओं को लागू किया। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में कर की वसूली के लिए, अंग्रेजों के द्वारा भारत में कर की वसूली के लिए जो तमाम प्रथाओं को लागू किया गया है, वही ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आता है। अंग्रेजों ने कर की वसूली के लिए मुख्य तौर पर 3 प्रथा, ऐसे तो कई सारी अन्य प्रथाएं थी,
लेकिन मुख्य तौर पर अंग्रेजों ने भारत में कर की वसूली के लिए 3 प्रथा को शुरू किया। उसमें एक है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है आपको रैयतबाड़ी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा है आपको महालबाड़ी बंदोबस्त। तीसरा है महालबाड़ी बंदोबस्त। क्या है अस्थाई बंदोबस्त, क्या है रैयतबाड़ी बंदोबस्त और क्या है महालबाड़ी बंदोबस्त? देखिए, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जानते हैं, आप जानते होंगे, आप सुने होंगे, निश्चित तौर पर आप सुने होंगे, जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर आपको जीएसटी लगता है। जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर आपको जीएसटी लगता है। जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर आपको जीएसटी लगता है। आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के खाइए, वहां पर आपको जीएसटी लगेगा। रिबॉक का जूता खरीदिए, एडिडास का टी शर्ट खरीदिए, आपको जीएसटी लगेगा। आप ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, वहां जीएसटी लगेगा। ऑफलाइन एडमिशन लीजिए, वहां आपको जीएसटी लगेगा। रसीद पर आप देखेंगे जीएसटी। तो जीएसटी के माध्यम से वर्तमान की भारत सरकार राजस्व कलेक्ट करती है या धन इकट्ठा करती है, धन इकट्ठा करती है। उसी प्रकार से जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज भारतीयों से राजस्व कलेक्ट करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, राजस्व कलेक्ट करने के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए ये 3 प्रकार की प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त और महालबाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया। देखिए, इसमें अगर आप भारत के मानचित्र पर आएंगे तो जो अस्थाई बंदोबस्त है पूर्वी भारत में खास तौर पर बंगाल, बिहार, ओडिशा, पूर्वी भारत में कर की वसूली अस्थाई बंदोबस्त के तहत की जाती थी। और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19%, संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर राजस्व की वसूली अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। और अस्थाई बंदोबस्त मुख्य तौर पर भारत के पूर्वी भाग में बंगाल, बिहार, ओडिशा के क्षेत्र में लागू था। इसके बाद उत्तर भारत में आप आएंगे तो उत्तर भारत में पंजाब के इलाका में, दिल्ली के इलाका में, उत्तर प्रदेश के इलाका में या उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली जिस प्रथा के तहत होती थी वह थी आपको महालबाड़ी प्रथा। महालबाड़ी प्रथा। और महालबाड़ी प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो जो महालबाड़ी प्रथा है यह संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के, महालबाड़ी प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो जो महालबाड़ी प्रथा है यह संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भूभाग पर लागू था।
30% भूभाग पर लागू था। वही अगर रैयतबाड़ी बंदोबस्त की हम लोग बात करें तो मुंबई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में तथा दक्षिण भारत में भू राजस्व की वसूली जिस प्रथा के तहत होती थी वह थी आपको रैयतबाड़ी प्रथा। और रैयतबाड़ी प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर जो है आपको रैयतबाड़ी प्रथा लागू थी। आप जोड़िए 51, 19 और 30, 100% हो जाएगा। यानी भारत के वैसा भूभाग जहां अंग्रेजों का शासन था या अंग्रेजी शासित क्षेत्र के कुछ भूभाग पर राजस्व की वसूली अस्थायी बंदोबस्त के जरिए, कुछ भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त के जरिए, कुछ भूभाग पर महलबाड़ी बंदोबस्त के जरिए और कुछ भूभाग पर रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जरिए। अब आपको अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो जो अस्थायी बंदोबस्त है, अस्थायी बंदोबस्त को कई और नाम, जैसे अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, फिर इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं या इसे इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की योजना की अगर बात की जाए तो अस्थायी बंदोबस्त की योजना का प्रारूप सर जॉन शोर ने तैयार किया था। अस्थायी बंदोबस्त का प्रारूप अगर देखा जाए तो अस्थायी बंदोबस्त का प्रारूप जो है आपको सर जॉन शोर ने तैयार किया था। सर जॉन शोर ने अस्थायी बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था और इसे लागू 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1893 ईस्वी में लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1793 ईस्वी में, 1893 हम बोल दिए थे, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया और इसे बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजी कंपनी था, जमींदार था, किसान था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी कंपनी का राजकोष था, फिर आपको जमींदार था और फिर आपको किसान था। फिर आपको क्या था? किसान। फिर आपको था किसान। ठीक है, किसान। इसमें होता क्या था आप समझिए। इस बंदोबस्त में होता यह था कि जमींदार अंग्रेजी कंपनी और किसान के बीच में बिचौलिया का काम करता था। जमींदार किसानों से भू राजस्व की वसूली करता था और कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर देता था। और यही अस्थायी बंदोबस्त एक प्रकार से कहिए तो भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा को वैधानिकता प्रदान किया। जमींदारी प्रथा को वैधानिकता प्रदान किया और अस्थायी बंदोबस्त ने भारत में अंग्रेजों का एक सहयोगी तैयार किया और भारत में अंग्रेजों का जो सहयोगी तैयार किया वो हुआ आपको जमींदार। वो हुआ आपको कौन? जमींदार। वो हुआ जमींदार। और इस अस्थायी बंदोबस्त
को कई सारे भारतीयों ने भी अच्छा कहा है, जैसे राजा राम मोहन राय, आरसी दत्त जैसे भारतीयों ने अस्थाई बंदोबस्त की काफी सराहना की है। आरसी दत्त ने तो यहां तक कहा कि अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारतवर्ष में लागू कर देना चाहिए, अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारतवर्ष में लागू कर देना चाहिए, अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारतवर्ष में लागू कर देना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में लागू कर देना चाहिए, अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारतवर्ष में लागू कर देना चाहिए। और इसी अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून पर चलन था। देखिए, अंग्रेजी कंपनी ने जमींदारों को कहा था, जमींदारों को कह रखा था, फलना तारीख को सूर्यास्त होने से पहले अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में राजस्व जमा हो जानी चाहिए, और अगर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा नहीं होता है, अगर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा नहीं होता है, तो इस स्थिति में जमींदारों की जमींदारी छीन ली जाती थी। यानी जमींदारों के लिए जो एक नियत तिथि थी, उस तिथि के सूर्यास्त होने तक अगर जमींदार अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा नहीं करता था तो उस जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी। यही आपको सूर्यास्त कानून था। और इस बंदोबस्त ने किसानों का काफी अधिक शोषण किया। देखिए, इस बंदोबस्त में था क्या, जमींदार किसान से जितना अधिक राजस्व लेगा उतना अधिक जमींदार को बचेगा। मान लिया जाए कि था क्या, इसमें जमींदार किसान से जितना लिया उसका 90% कंपनी के राजकोष में, 10% अपने पास। मान लिया जाए कि जमींदार 100 रुपया किसान से लिया, तो जमींदार को कितना बचेगा, 10 रुपया। 200 रुपया लिया, 20 रुपया बचेगा। 300 रुपया लिया, 30 रुपया बचेगा। तो जमींदार जितना अधिक किसान से वसूली करेगा उतना अधिक जमींदार को बचेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जमींदार अधिक से अधिक किसानों से कर की वसूली करने का काम इस बंदोबस्त के अंतर्गत किया। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जो है आपको किया। समझ गए? इसके बाद अब आगे है रैयतबाड़ी बंदोबस्त। देखिए, रैयतबाड़ी बंदोबस्त रैयतबाड़ी बंदोबस्त रैयत की अगर आप बात करेंगे तो रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत की अगर आप बात करेंगे तो रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयतबाड़ी बंदोबस्त में क्या था समझिएगा आप। रैयतबाड़ी बंदोबस्त में अंग्रेजी कंपनी का राजकोष और किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। कोई बिचौलिया नहीं था। जमींदार नाम का कोई बिचौलिया नहीं था। बल्कि रैयतबाड़ी बंदोबस्त में किसान, रैयतबाड़ी बंदोबस्त में किसान सीधे तौर पर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा किया करता था। तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है, यह भू राजस्व की वैसी व्यवस्था है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व की वैसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसान और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, बल्कि किसान सीधे तौर पर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा कर दिया करता था। यही आपको रैयतबाड़ी बंदोबस्त है।
रैयतबाड़ी बंदोबस्त का जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतबाड़ी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो इसका जनक माना जाता है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जो है रैयतबाड़ी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। और रैयतबाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर, प्रयोग की तौर पर, मतलब रैयतबाड़ी बंदोबस्त सफल होता है या नहीं होता है। अगर सफल होगा तो आगे इसे लागू किया जाएगा बृहद स्तर पर, और अगर इसे सफलता नहीं मिलेगी तो इसे बृहद स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा। तो जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त की अगर हम बात करें, रैयतबाड़ी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त को प्रायोगिक तौर पर, प्रयोग के तौर पर मद्रास के बड़ा महल में पहली बार 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। मद्रास के बड़ा महल में 1792 ईस्वी में पहली बार जो है आपको लागू किया गया था। मद्रास के बड़ा महल में पहली बार 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। अब देखिएगा आप, मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया रैयतबाड़ी बंदोबस्त को प्रयोग के तौर पर, और यह सफल हो गया। तब इसे 1820 ईस्वी में पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। और मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त को क्रियान्वित करने हेतु टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। और टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर जनरल रहे। टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर जनरल पद पर रहे, और इन्होंने मद्रास के क्षेत्र में रैयतबाड़ी बंदोबस्त को अच्छे ढंग से लागू किया। फिर आगे चलकर 1825 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी में, और फिर आगे चलकर जो है पूरे दक्कन के क्षेत्र में, या यूं कहे दक्षिण भारत के वे तमाम इलाके जहां भी अंग्रेजों का शासन था, उन तमाम क्षेत्रों में कर की वसूली को लेकर के रैयतबाड़ी बंदोबस्त को पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया। पूरे दक्षिण भारत में जो है आपको लागू कर दिया गया। यह जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त में हमने आपको बतलाया है कि किसान और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। इस बंदोबस्त ने अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया। रैयतबाड़ी बंदोबस्त ने अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। कैसे अंग्रेजों को जमींदार बना दिया? इस बंदोबस्त के अंतर्गत किसान सीधे तौर पर अंग्रेज के हाथ में जाकर राजस्व देना शुरू कर दिया। तो एक प्रकार से अंग्रेज जमींदार की भूमिका में आ गया। अंग्रेजों ने भारत में जमींदारी भी करने का काम किया, और अंग्रेजों को भारत में जमींदार जिस व्यवस्था ने बनाया है वह व्यवस्था है आपको रैयतबाड़ी व्यवस्था। खैर अच्छी व्यवस्था है, कोई बिचौलिया नहीं है। अच्छी व्यवस्था है, कोई बिचौलिया नहीं है। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जो है आपको कोई बिचौलिया नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। लेकिन आपको अगर रैयतबाड़ी बंदोबस्त की बात की जाए तो इसने अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है आपको महालबाड़ी बंदोबस्त। देखिए महाल की अगर आप बात करेंगे तो महाल का अर्थ होता है गांव, टोला या मोहल्ला। महाल का अर्थ होता है गांव, टोला या मोहल्ला।
प्रत्येक गांव या प्रत्येक टोला या प्रत्येक मोहल्ला में कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति जरूर होता है। महलबारी बंदोबस्त में क्या होता था, महलबारी बंदोबस्त में क्या होता था, इसको आप समझिएगा। महलबारी बंदोबस्त में अगर हम लोग देखें तो महलबारी बंदोबस्त में होता यह था कि इस बंदोबस्त के अंतर्गत गांव टोला या मोहल्ला का जो मुखिया होता था, वह मुखिया किसानों से कर ले लेता था और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर देता था। महलबारी बंदोबस्त में जो गांव टोला या मोहल्ला का मुखिया होता था, वह किसानों से कर वसूल लेता था और वह कर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर दिया करता था। अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर दिया करता था। अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर दिया करता था। इस बंदोबस्त का जनक हॉल्ट मैकेंजी, जो महलबारी बंदोबस्त है, इस व्यवस्था का जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी को इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। मुख्य तौर पर यही 3 बंदोबस्त के जरिए अंग्रेजों ने भारत में राजस्व की वसूली करने का काम किया। इसके अलावे अंग्रेजों ने राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, 3 कठिया प्रथा, इजारेदारी प्रथा, 3 कठिया प्रथा और भी कई सारी प्रथाएं हैं, जिन प्रथाओं के जरिए अंग्रेजों ने भू राजस्व की वसूली किया। आगे हम आपको इजारेदारी प्रथा और 3 कठिया प्रथा सब के विषय में बताएंगे, लेकिन एक बार आप नोट में पढ़िए, एक बार नोट में पढ़िए तो जल्दी।
पढ़ लिए? आइए, चलिए बताइए तो फटाफट। दक्षिणी भारत में भूराजस्व की वसूली किस प्रथा के तहत? किस प्रथा के तहत? रैयतबाड़ी प्रथा ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग, कितने प्रतिशत? उत्तर भारत में किस प्रथा के अंतर्गत? उत्तर भारत में भूराजस्व की वसूली कौन प्रथा के, कौन प्रथा के तहत? महालबाड़ी प्रथा। और महालबाड़ी प्रथा संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग, कितने प्रतिशत? इसके बाद पूर्वी भारत में राजस्व की वसूली कौन प्रथा के तहत होती? हाँ, अस्थाई बंदोबस्त। पूर्वी भारत में भू राजस्व की वसूली कौन प्रथा के तहत, कौन प्रथा के तहत? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद आगे बताइएगा, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग, कितना प्रतिशत? चलिए, भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें जमींदार किसानों से राजस्व की वसूली करके कंपनी के राजकोष में राजस्व जमा किया करता था, उसे क्या कहा, क्या कहा गया? अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने तैयार की थी, किसने तैयार की थी? अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में बंगाल में लागू किसने किया, किसने किया? सूर्यास्त कानून का संबंध किस बंदोबस्त से, किस बंदोबस्त से है? राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त जैसे भारतीय विद्वानों ने किस बंदोबस्त की सराहना की? आरसी दत्त ने किस बंदोबस्त को पूरे भारतवर्ष में लागू करने की सिफारिश किया? आए, चलिए आगे बताइएगा। रैयत, रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। रैयत का अर्थ, रैयत का अर्थ क्या होता है? भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? टॉमस मुंडो और कैप्टन। रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? टॉमस मुंडो और कैप्टन। रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड। रैयतबाड़ी व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम 1792 में कहां लागू किया गया? मद्रास के बड़ा महल। मद्रास के रैयतबाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में कहां लागू किया गया? कहां लागू किया गया? मद्रास के बड़ा महल। मद्रास के बड़ा महल। इसके बाद रैयतबाड़ी व्यवस्था को मद्रास में कब लागू किया गया? मद्रास में कब लागू किया गया? और इसके बाद जो है मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु मद्रास का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? टॉमस मुंडो मद्रास के गवर्नर पद पर कब से कब तक रहे? 1820 से 1800। टॉमस मुंडो मद्रास के गवर्नर पद पर कब से कब तक रहे? महल। महल का अर्थ क्या होता है? गांव टोला या मोहल्ला। गांव टोला या। भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें गांव के मुखिया किसानों से भू राजस्व की वसूली करके अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया करता था, उसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें गांव टोला मोहल्ला का किसान जो है, गांव टोला मोहल्ला का किसान जो है आपको कर की वसूली करके जो है किसानों से कर की वसूली करके अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया करता था, उसे क्या कहा गया? महलबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता? महलबाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी। चलिए अब देखिएगा इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा को हम लोग समझते हैं। देखिए जो इजारेदारी प्रथा है, आपको अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 के पलासी के युद्ध से किया है। अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 के पलासी के युद्ध से किया है।
आगे चलकर अंग्रेज भारत में कर की वसूली करना शुरू किया। अंग्रेजों को सर्वप्रथम बंगाल के क्षेत्र में कर की वसूली करने का अधिकार इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 में मिला। और जब अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार मिला, तो अंग्रेजों को भारत में कर वसूलने का कोई अनुभव नहीं था। इसी को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने उपदीवान का पद लाया और उस उपदीवान के पद पर रॉबर्ट क्लाइव ने अलग अलग भारतीयों को बैठाया। अंग्रेजों को सर्वप्रथम बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार मिला। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में अंग्रेजों को जो सर्वप्रथम कर वसूलने का अधिकार मिला, इसको लेकर अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा का उपदीवान बनाया और रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां, उड़ीसा का उपदीवान राय दुर्लभ को बनाया। और यही उपदीवान के द्वारा कर की वसूली बंगाल में, बिहार में, ओडिशा के क्षेत्र में सर्वप्रथम की गई। लेकिन आगे चलकर 1772 ईस्वी में उपदीवान के पद को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया और वारेन हेस्टिंग्स ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर जिस प्रथा की शुरुआत की, उसी को कहा गया इजारेदारी प्रथा। तो जो इजारेदारी प्रथा है, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स ने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने किया। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इस इजारेदारी प्रथा में कर वसूली करने का अधिकार ठेकेदार को दिया जाता था। इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत कर वसूलने का अधिकार ठेकेदार को दिया जाता था। इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत कर वसूलने का अधिकार ठेकेदार को दिया जाता था। ठेकेदार, देखिए होता क्या था, ठेकेदारों की एक बैठक होती थी, उसमें बोली लगता था। फलना क्षेत्र के लिए ठेकेदार बोली लगाइए। जैसे आईपीएल में खिलाड़ी पर बोली लगता है ना, 5 करोड़ 10 करोड़, जो जैसा खिलाड़ी होता है उस अनुसार बोली लगता है। तो इजारेदारी प्रथा में कर की वसूली ठेकेदार किया करता था और ठेकेदार बोली लगाता था। ठेकेदार को क्षेत्र बताया जाता था, ये क्षेत्र है, और कहा जाता था कि आप यहां से कितना कर की वसूली करके अंग्रेजी कंपनी को दे सकते हैं। कोई ठेकेदार 50 लाख बोला, कोई 60 लाख बोला, कोई 1 करोड़ बोला। जो ठेकेदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था, जो ठेकेदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था, उस ठेकेदार को ही उस क्षेत्र में कर वसूली करने का अधिकार दे दिया जाता था। यही आपको इजारेदारी प्रथा है, यही आपको इजारेदारी प्रथा है। इसके बाद आप इजारेदारी प्रथा को थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ लिए, समझ में आया? इसमें सिर्फ इस बात को याद रखना है परीक्षा के लिहाज से कि इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया है। हाँ, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? क्लियर है? आगे 3 कठिया प्रथा।
देखिए, तिनकठिया प्रथा को हम लोग समझते हैं। ऐसे अगर आप गांधी युग को भी आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है आपको तिनकठिया प्रथा को समझना है, लेकिन यहां पर भी जो है आपको थोड़ा सा तिनकठिया प्रथा को समझना है। थोड़ा सा आप तिनकठिया प्रथा को समझिए। देखिए, तिनकठिया प्रथा क्या है समझिएगा। एक तो पहली बात यह है कि जो तिनकठिया प्रथा है बिहार के चंपारण के क्षेत्र में, बिहार के चंपारण के क्षेत्र में, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, चंपारण के क्षेत्र में, बिहार के चंपारण के क्षेत्र में ब्रिटिश काल के दौरान तिनकठिया प्रथा प्रचलित था। देखिए, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि रैयतबाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। रैयतबाड़ी व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। रैयतबाड़ी व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। रैयतबाड़ी व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। तो कुछ अंग्रेज जमींदार जो कि बिहार में थे, और देखिए अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करता था। भारत के साथ चाय का व्यापार, कॉफी का व्यापार, अफीम का व्यापार, सोडा का व्यापार, नील का व्यापार। नील नील जिससे रंगाई का काम होता है, रंगाई का काम होता है। नील, समझे, नील, नील का व्यापार करता था। अब अंग्रेज भारत के साथ जिन वस्तुओं का व्यापार करता था, तो अंग्रेज क्या चाहता? अंग्रेज तो यही ना चाहता कि जो है आपको भारतीय उसी वस्तु का उत्पादन करे जिसका व्यापार अंग्रेज कर रहा है, जिससे अंग्रेजों को लाभ हो रहा है। अंग्रेज तो यही चाहेगा, और चाहना भी चाहिए अंग्रेज को। तो बिहार के चंपारण के क्षेत्र के जो अंग्रेज जमींदार थे, जिसे नीलहे साहब कहा जाता था, बिहार के चंपारण के, बिहार के चंपारण के जो अंग्रेज जमींदार थे, जिसे नीलहे साहब कहा जाता था, वो चंपारण के क्षेत्र में एक कानून लागू कर रखा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर उसे नील का खेती करना है। अगर 40 कट्ठा जमीन है तो 6 कट्ठा पर, अगर 60 कट्ठा जमीन है तो 9 कट्ठा पर। तो जो अंग्रेज जमींदार थे, जो नीलहे साहब थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, जो नीलहे साहब थे, वो नीलहे साहब बिहार के चंपारण के क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू कर रखा था कि किसानों के पास अगर 20 कट्ठा भूमि है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर उसके नील का खेती करना ही होगा। यही व्यवस्था तिनकठिया प्रथा कहलाता है। और नील का खेती करना किसानों के लिए लाभप्रद नहीं था, जिसके कई सारे कारण थे। जिसके कई सारे जो कारण थे, उसमें एक कारण था नील के खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी। दूसरा कारण था, दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण था बीसवीं सदी के प्रारंभ में कृत्रिम नील की खोज हो गई थी, आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई थी, जिस वजह से
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग कम पड़ गई थी और नील का एकमात्र खरीदार अंग्रेज था, तो किसानों को उचित दाम भी नहीं मिलता था। किसानों को नील का खेती करने में जो खर्च होता था उतना भी किसानों को नहीं मिल पाता था, उतना भी किसानों को नहीं मिल पाता था। ये तमाम ऐसे रीजन हैं जिस वजह से चंपारण के किसान, बिहार के चंपारण के किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनसे करवाया जाता था। और यह भी था कि अगर कोई किसान चाहता है कि नील का खेती नहीं करे तो उसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों को राजस्व दे, अंग्रेजों को राजस्व दे। मतलब अगर नील का खेती वो नहीं करना चाहता है तो हिसाब किताब करके अंग्रेजों को राजस्व दे। इस तीन कठिया प्रथा के खिलाफ चंपारण के किसान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात किया। कांग्रेस के नेताओं ने शुरुआती दिनों में चंपारण के किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चंपारण के एक किसान नेता थे, चंपारण के भितिहरवा गांव के एक किसान नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और अपनी समस्या सुनाए। और उन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए अप्रैल 1917 में, और महात्मा गांधी ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए ही चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दूध में जहर देकर उस दूध को पिलाकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन बत्तख मियां ने गांधी जी का जान बचा लिया, गांधी जी का जान बचा लिया। बत्तख मियां लॉर्ड इरविन नामक अंग्रेज का कुकमैन था, खाना बनाने वाला था। इरविन ने बत्तख मियां को कहा दूध में जहर मिला दीजिए, गांधी जी को पिला दीजिए, लेकिन बत्तख मियां ने दूध में बिना जहर मिलाए गांधी जी को पिलाया, जिस वजह से गांधी जी का जान बच गया। बीपीएससी 67वीं 68वीं या 68वीं और 69वीं दोनों बीपीएससी में पूछा है, और जो बीपीएससी TRE 1 TRE 2 हुआ है उसमें भी पूछा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान कौन बचाया है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया था बत्तख मियां। बत्तख मियां, समझ गए। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया शुरू में, तो बड़े बड़े बिहार के कांग्रेसी नेता चंपारण नहीं पहुंचे, लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा तो बिहार के कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सभी चंपारण पहुंचे, और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, और यह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह के लोकप्रियता को देखते हुए चंपारण के किसानों की समस्या को समाप्त करने को लेकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया, और उस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के एक सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी तिनकठिया प्रथा पर विचार विमर्श किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अगर हम बात करें तो तिनकठिया प्रथा पर विचार विमर्श किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी तिनकठिया प्रथा पर जब विचार विमर्श किया तो गांधी जी फ्रैंक सलाई को इस बात को समझाने में सफल हो गए कि तिनकठिया प्रथा जायज नहीं है, तिनकठिया प्रथा सही नहीं है, तिनकठिया प्रथा सही नहीं है। और अंततः चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह कहा
तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाता है और फिर तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गए। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की वजह से ही तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गए। समझ गए? यही है तिनकठिया प्रथा। इसको थोड़ा सा पढ़िए आप। पढ़िए। हो गया। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। लंबा दिन के बाद क्लास लेने के बाद जो है ना थक जाते हैं। हफनी आने लगा हमको। 10 दिन बंद रहा नहीं हो, 11 दिन बंद रहा। समझे? आज सब बैच में मेरा पहला क्लास है ना। छुट्टी के बाद, गर्मी का छुट्टी है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और बिहार पुलिस बैच है, बिहार पुलिस बैच हाँ है। बिहार पुलिस बैच काहे नहीं चलेगा? एकदम चलेगा। बिहार पुलिस बैच 7:30 बजे से चलेगा। और सोच रहे हैं बिहार पुलिस का टेस्ट जो है ना, जो 12 बजे से होता है, उसको इस सप्ताह बंद रखें। इस सप्ताह क्यों बंद रखे? आज जो है सुबह में मौसम विभाग का एक अलर्ट आया है 12 से 3 हीट वेव काफ़ी अपने जोर पे रहता है। टेस्ट उसी समय में होता है, तो एक सप्ताह बंद रहेगा। अब तो 2 दिन टेस्ट होगा, 2-3 दिन टेस्ट होगा, एक सप्ताह बंद रहेगा। स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है, समझे? तो इस सप्ताह सोच रहे हैं सिर्फ शाम में पढ़ा दे। और 15-16 को बिहार में मानसून आ रहा है, मतलब 15-16 से बिहार में बारिश होना शुरू होगा। बिहार में मानसून आ रहा है मतलब 15-16 से बिहार में बारिश होना शुरू होगा। तब गर्मी रहेगा लेकिन हीट वेव का प्रकोप नहीं रहेगा। गर्मी रहेगा लेकिन हीट वेव का प्रकोप नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। धूप भी रहेगा लेकिन हीट वेव का प्रकोप नहीं रहना चाहिए। बारिश होगा तो थोड़ा सा उमस टाइप का गर्मी रहेगा। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से बिहार पुलिस का टेस्ट जो है अगले वीक से ही शुरू करें, क्योंकि टेस्ट उसी समय में होता है और वो टाइम अभी बड़ी खतरनाक है। समझे? तो आगे बिहार पुलिस बैच में चर्चा करेंगे बात पर। मिलते हैं बिहार पुलिस बैच में जिनका है, और फिर जिनका नहीं है अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।